हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आशीष जी के एकेडमी पे। तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे सीडीपी का प्रैक्टिस सेट जो हम लोग करेंगे आज, ठीक। और इसमें हम लोग बहुत अच्छा से इसको प्रैक्टिस सेट करेंगे और एक एक प्रश्न जानते हुए चलेंगे, ठीक ना। और यह यूपी टेट यूपी टेट और सुपर टेट के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो आप लोग इसको पूरा देखिएगा, ठीक ना। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। किसने बहुविमात्मक प्रज्ञा का प्रयत्न दिया? किसने बहुविमात्मक प्रज्ञा का प्रयत्न दिया? गोलमैन ने, स्पीयरमैन ने, जॉन मेयर ने, गार्डनर ने। तो किसने दिया है तो आपको बताना है। तो देखिए, आप लोग जब तक ऑप्शन बताएं तब तो हम एक एक ऑप्शन को भी बताते हैं। तो देखिए, गोलमैन ने यह सामवेगिक बुद्धि सामवेगिक सामवेगिक बुद्धि दिया है, ठीक ना। बुद्धि दिया है किसने? तो यह गोलमैन ने दिया है। और स्पीयरमैन ने द्विकारक का सिद्धांत दिया है, ठीक है। द्विकारक कारक का सिद्धांत दिया है। और जी और यस फैक्टर जी और एक्स फैक्टर का सिद्धांत भी दिया है। तो आप लोग इसको याद रखिएगा, ठीक ना। और हार्वर्ड गार्डनर, इसमें जो हमारा ऑप्शन सही होगा हार्वर्ड गार्डनर, इन्होंने 8 प्रकार की बुद्धि बताई है। कितने प्रकार की? 8 प्रकार की बुद्धि बताई है। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। और यह बहुविमात्मक जो प्रज्ञा दिया था, तो यह 1983 में इसका प्रतिपादन किया था। कब किया था? तो 1983 में, ठीक ना। तो 1983 में यह किया गया था। बहु प्रकार्य जो बुद्धि होती है, यह एकाकी बुद्धि न बताकर ये बहु प्रकार की बुद्धि बताए हैं, ठीक ना। तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा। यह 1983 में यह हार्वर्ड गार्डनर ने इसे बहुविमात्मक बुद्धि बताई थी, ठीक ना। इसे बहुबुद्धि का सिद्धांत भी कहा जाता है, ठीक ना। जिसे क्या कहा जाता है? इसे बहुबुद्धि का सिद्धांत। तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा। बहुबुद्धि या दे दे या बहुविमात्मक, तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा कि बहुबुद्धि का सिद्धांत और बहुविमात्मक एक ही है, ठीक ना। ऑप्शन इसमें हमारा डी सही है। चलिए आगे चलते हैं। डिसलेक्सिया में यह करने में कठिनाई होती है, वर्त पढ़ने वर्तनी में, व्यक्त करने में, खड़े होने में, बोलने में। तो डिसलेक्सिया में क्या होती है आप लोग को बताना है। तो देखिए, इसमें जो हमारी कठिनाई होती है, यह एक प्रकार की अक्षमता होती है। क्या होती है? अक्षमता होती है, न कि कोई बीमारी होती है। यह एक प्रकार की अक्षमता होती है जिसमें बच्चा को कठिनाई होती है। इसमें जो हमारा ऑप्शन सही होगा, ये ऑप्शन सही होगा, ठीक ना। और डिसकैलकुलिया जो होता है, डिसकैलकुलिया में वह गणितीय संबंधी विकार होता है। गणितीय संबंधी विकार डिसकैलकुलिया, आप लोग उसको याद रखिएगा। इसमें डिसलेक्सिया में क्या होता है, इसमें बच्चा वर्णमाला अधिगम में सीखने में कठिनाई होती है इसको, और अक्षरों की ध्वनि को सीखने में कठिनाई होती है, और पढ़ते समय स्वर वर्णों का लोप नहीं कर पाता है, ठीक ना। इसमें यह विकार होता है। तो आप लोग इसको याद रखिएगा, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से क्या समावेशी कक्षा में शिक्षक की भूमिका नहीं है? तो समावेशी कक्षा में क्या शिक्षक की भूमिका नहीं होनी चाहिए भूमिका नहीं है। बच्चों की आवश्यकता के अनुरूप बैठने की पर्याप्त व्यवस्था करनी चाहिए। शिक्षक को निःशक्त बच्चों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। शिक्षक को बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए। और शिक्षक को सीखने में अक्षम को अतिरिक्त समय देना चाहिए। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा, ठीक ना। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा? तो इसमें जो हमारी ऑप्शन सही होगा, बच्चों को बैठने की पर्याप्त व्यवस्था करना चाहिए, शिक्षक का यह कार्य होता है, ठीक। यह कार्य भी होता है। और बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए, और बच्चों को सीखने में अक्षम अक्षम जो बच्चे हैं उसके अतिरिक्त जो उसको उसके समय पर उसकी मदद करना चाहिए, यह होता है शिक्षक का कार्य। और जो नहीं होना चाहिए, यह हमारा ऑप्शन बी होगा, शिक्षक को निःशक्त बच्चों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक ना। जो निःशक्त बच्चे हैं, ठीक ना, कमजोर बच्चे हैं, ठीक, उन पे क्या करना चाहिए? उन पर भी ध्यान देना चाहिए। तो ऑप्शन इसमें हमारा बी सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। कक्षा में छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए क्या करना चाहिए? हतोत्साहित करना चाहिए, प्रेरित करना चाहिए, रोक देना चाहिए, अनुमति नहीं देना चाहिए। तो कक्षा में जो बच्चे होते हैं उनको प्रश्न पूछने के लिए क्या करना चाहिए, यह आपको बताना है, ठीक ना। तो यह क्या करना चाहिए? तो इसमें क्या होगा, बच्चों को प्रेरित करना चाहिए। क्या करना चाहिए? बच्चों को प्रेरित करना चाहिए, जिससे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में वह सहभागी हो, ठीक ना।
क्या हो, सहभागी हो और उससे प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए। तो ऑप्शन इसमें हमारा बी सही है। चलिए आगे चलते हैं। बच्चे की वृद्धि मुख्यतः संबंधी है। क्या है? वृद्धि मुख्यतः संबंधी है शारीरिक विकास से, सामाजिक विकास से, भावात्मक विकास से, नैतिक विकास से। तो आपको बताना है कौन सा संबंधी है, ठीक ना। तो आप लोग इसको बताइए। तो देखिए, बच्चों की जो वृद्धि मुख्यतः संबंधी होता है वह होता है हमारा, कौन सा ऑप्शन होगा इसमें हमारा, तो वह शारीरिक विकास से होता है, ठीक ना। वह शारीरिक विकास से होता है, तो यह वृद्धि संबंधी विकास होता है। और जो हमारा अब इसमें जो हमारा सामाजिक विकास दिए हैं तो ये वाइगोस्की ने दिए हैं, ठीक ना। वाइगोस्की ने दिए हैं, गोस्की वाइगोस्की ने दिए हैं यह सामाजिक विकास के सिद्धांत। और भावात्मक, जो हमारा भावात्मक विकास के सिद्धांत हैं तो ये एरिक्सन ने दिए हैं। एरिक्सन ने दिए हैं भावात्मक विकास का सिद्धांत। और नैतिक विकास का तो कोलबर्ग ने दिए हैं, ठीक ना। कोलबर्ग ने दिए हैं, जिसे आप लोग जानते हैं ये। तो यह कोलबर्ग ने दिए हैं, ठीक ना। कोलबर्ग ने दिए हैं, लॉरेंस कोलबर्ग। तो यह ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा इसमें, हमारा ये ऑप्शन सही होगा, ठीक ना। और इन्होंने 6 चरण बताए हैं नैतिक विकास में। कितने 6 चरण बताए हैं, तो 6 चरण बताए हैं। आप लोग इसको भी याद रखिएगा, ठीक ना। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि कोलबर्ग ने नैतिक विकास के कितने चरण बताए हैं, तो इन्होंने 6 चरण बताए हैं। तो आप लोग इसको भी याद रखिए, ठीक ना। तो चलिए आगे चलते हैं। आप क्वेश्चन नंबर 6। मानव विकास का प्रारंभ होता है। मानव विकास का प्रारंभ होता है गर्भावस्था से, पूर्व बाल्यावस्था से, उत्तर बाल्यावस्था से, शैशवावस्था से। तो कौन सा ऑप्शन इसमें हमारा सही होगा। तब तक हम लोग आपको बता दें इसमें अवस्था की काल जो जितनी होती है, तो देखिए पूर्व बाल्यावस्था जो होती है वह वह 2 से 5 वर्ष होती है, ठीक ना। कितने होती है, यह 2 से 5 वर्ष होती है। और उत्तर बाल्यावस्था जो होती है यह 6 से 11 वर्ष की होती है। 6 से 11 वर्ष की होती है। कितने होती है, 6 से 11 वर्ष की होती है। और शैशवावस्था जो होती है 0 से 2 वर्ष मानी जाती है, ठीक ना। 0 से 2 वर्ष मानी जाती है। और इसमें जो हमारा मानव विकास का प्रारंभ होता है वह गर्भावस्था से ही हो जाता है। जब गर्भ में बच्चा रहता है उसका विकास हो जाता है, ठीक ना। तो आप लोग इसको याद रखिएगा, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। द कंडीशन ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक हैं। द कंडीशन ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण है। जो जो हमारे वैज्ञानिक हैं, मनोवैज्ञानिक जो हैं, उन लोगों की पुस्तकें और डिफिनीशन यह बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि यूपी टेट और सुपर टेट में बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है, ठीक ना। तो इसमें द कंडीशन ऑफ लर्निंग पुस्तक किसकी है, एल थांडाई की, बी एफ स्किनर की, आर एम गैने की और पावलाव की। तो किसकी है पुस्तक आपको बताना है, ठीक ना। तो देखिए थांडाई की जो पुस्तक है वह एनिमल इंटेलिजेंट है। आप लोग इसको याद रखिएगा, एनिमल इंटेलिजेंट 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 है, ठीक ना। तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा। थांडाई की जो पुस्तक है एनिमल इंटेलिजेंट, ठीक ना। तो और द साइकोलॉजी ऑफ अर्थमेटिक, ये थांडाई की पुस्तक है। तो हमारी बात को सुनिएगा, लिख नहीं पाएंगे, ठीक ना। तो इसमें आप लोग इसको याद रखिएगा। और जो बी एफ स्किनर की बुक है, बी एफ स्किनर की बुक जो है तो वह द सिलेक्शन ऑफ बिहेवियर, क्या कौन सी पुस्तक है, द सिलेक्शन ऑफ बिहेवियर। यह बी एफ स्किनर की पुस्तक है। तो आप लोग अपने नोट्स में इसको लिखते रहिएगा, द सिलेक्शन ऑफ बिहेवियर, ठीक ना। अब पावलाव की जो पुस्तक है कंडीशन रिफ्लेक्सेस वे लेक्चर्स ऑफ कंडीशंस, ठीक ना। कंडीशन रिफ्लेक्सेस व लेक्चर्स ऑफ कंडीशन, ये पावलाव की पुस्तक है, ठीक ना। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। द कंडीशन ऑफ लर्निंग पुस्तक जो है हमारी वह आर एम गैने की है, ठीक ना। आर एम गैने की है। तो ऑप्शन इसमें हमारा सी सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, हमला व विरोध की अवस्था, यह कथन किसने कहा है, ठीक ना। तो आपको बताना है जो किशोरावस्था है संघर्ष, तनाव और हमला विरोध की अवस्था, यह किसने कहा है। जर्सिल्ड ने कहा है, स्टैनले हॉल ने कहा है, सिम्पसन ने कहा है, क्रो एंड क्रो ने कहा है। तो किसने कहा है आपको बताना है। तो यह
देखिए अभी बताया कि डिफिनीशन आती है यूपी टेट में, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। तो यह किसने दिया है, तो यह किसने दिया, तो स्टैनले हॉल ने दिया है, ठीक ना। यह स्टैनले हॉल ने दिया है, जो किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, हमला और विरोध की अवस्था बताया है, ठीक ना। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। और क्रो एंड क्रो ने कहा है किशोर की वर्तमान की शक्ति और भावी आशा को प्रस्तुत करता है। क्या है, किशोर ही क्या करता है, किशोर ही वर्तमान की शक्ति और भावी आशा को प्रस्तुत करता है। यह क्रो एंड क्रो की परिभाषा है। तो आप लोग इनको भी याद रखिएगा। ऑप्शन इसमें हमारा बी सही है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, सूक्ष्म शिक्षण के भारतीय प्रतिमान में कुल कितना समय है? 36 मिनट, 40 मिनट, 45 मिनट, 30 मिनट। तो जो सूक्ष्म शिक्षण भारतीय प्रतिमान में कितना समय होना चाहिए होता है, तो आप लोग इसको बताइए, ठीक ना। तो अब तक हम इसको कुछ बता देते हैं। देखिए जो पाठ योजना होती है, क्या होती है, पाठ योजना होती है, यह 6 मिनट का होता है, 6 मिनट का, ठीक ना, 6 मिनट का होता है। तो आप लोग इसको भी रखिएगा, याद रखिएगा। और जो शिक्षण होता है, जो शिक्षण होता है ये भी हमारा 6 मिनट का होता है, ठीक ना, यह भी हमारा 6 मिनट का होता है। और प्रतिपुष्टि या पोषण क्या होता है, प्रतिपुष्टि, प्रतिपुष्टि और पोषण, प्रतिपुष्टि और पोषण ये भी हमारा 6 मिनट का होता है, ठीक ना। यहाँ तक तो 6 मिनट का होता है। उसके बाद फिर पुनः हमारा क्या होता है, फिर उसके बाद फिर पुनः पाठ योजना बना, फिर पाठ्य योजना का निर्माण होता है। फिर पुनः क्या होता है, शिक्षण होता है, ये भी हमारा 6 मिनट का होता है, ये भी हमारा 6 मिनट का। फिर पुनः क्या होता है, फिर हमारा प्रतिपुष्टि की जाती है, तो 6 मिनट का। तो हमारा 6 मिनट जोड़ के हमारा कितना मिनट हो जाएगा, तो यह 36 मिनट हो जाएगा, ठीक ना, यह 36 मिनट हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन हमारा ये सही है, ठीक ना, इसमें ऑप्शन हमारा ये सही है। पहले पाठ्य योजना बनता है, फिर शिक्षण की जाती है, फिर उसके बाद शिक्षण करने के बाद प्रतिपुष्टि की जाती है, फिर उसके बाद प्रतिपुष्टि करने के बाद पुनः फिर पाठ्य योजना बनाया जाता है, और फिर उसके बाद फिर पुनः शिक्षण किया जाता है, और पुनः फिर प्रतिपुष्टि दी जाती है। तो यह मिला के कि हमारा कितना टाइम हो जाता है, तो 36 मिनट हो जाता है, ठीक ना। तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा। तो ऑप्शन इसमें हमारा ए सही है। चलिए आगे चलते हैं। यदि शिक्षक कक्षा एक छात्र को समस्यात्मक बालक के रूप में पाता है, तो उसे क्या करना है, यहाँ पे पाता होगा, तो उसे क्या करना चाहिए? बच्चे को दंड देना चाहिए, बच्चों को नज़रअंदाज कर देना चाहिए, बच्चे को परामर्श देना चाहिए, तत्काल घर वापस भेज देना चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन इसमें हमारा सही होगा? तो इसमें ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा, तो आपको बताना है। तो इसमें जो हमारी क्या होगा कि हमारी जो ऑप्शन हमारा जो सही होगा, तो इसमें हमारा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन इसमें हमारा सी सही होगा। वो बच्चे को परामर्श देना चाहिए, ठीक ना, न कि उसको दंड देना चाहिए, न उसको घर भेजना चाहिए, ठीक ना। तो उसको उसको समस्या के बारे में उस क्या करना चाहिए, उसको जानना चाहिए, और उसे क्या करना, चोरी करने से चोरी करने वाले बच्चे, विद्यालय से भागने वाले बच्चों को क्या करना चाहिए, परामर्श देना चाहिए, और बच्चों को अच्छे कार्य के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए और पुरस्कार देना चाहिए, ठीक ना। और मधुर भाषा में उस सहयोग व्यवहार किया जाना चाहिए बच्चों के लिए। तो यह शिक्षा का एक कार्य होता है। तो ऑप्शन इसमें हमारा सी सही है, ठीक ना, ऑप्शन हमारा इसमें सी सही है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, पाठ्य सहगामी क्रियाएं मुख्यतः संबंधित है, पाठ्य सहगामी क्रियाएं मुख्यतः संबंधित है शैक्षिक संस्थाओं के विकास से, छात्रों के सर्वांगीण विकास से, छात्रों के वृत्तिक विकास से, छात्रों के मानसिक विकास से। तो कौन से इसमें ऑप्शन हमारा सही होगा? तो देखिए जो पाठ्य सहगामी क्रियाएं होती हैं संबंधित, तो वो कौन कौन होती हैं? देखिए बच्चों को पाठ्य सामग्री उसके क्या करना चाहिए, तो उसको सर्वांगीण विकास के लिए क्या करना चाहिए बच्चों को? ऑप्शन इसमें हमारा जो होगा सही, बी ऑप्शन सही होगा। जो उसको सर्वांगीण विकास के लिए क्या करना चाहिए बच्चों को, कि उसको क्रिया पाठ्य सामग्री से उसको खेलने के लिए, नाटक करने के लिए, निबंध लिखने के लिए, निबंध प्रतियोगिता और शैक्षिक भ्रमण, अंताक्षरी, यह क्रियाएं करानी चाहिए, ठीक ना, जिससे बच्चों का सर्वांगीण विकास हो, ठीक ना। तो ऑप्शन इसमें हमारा ए बी सही होगा, ठीक ना। तो यह पाठ्य आगामी क्रियाएं मुक्त होनी चाहिए, ठीक ना। तो ऑप्शन इसमें हमारा बी सही है। चलिए आगे चलते हैं। निम्न में से किसने अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया? अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया।
कोहलर ने, स्किनर, बीएस ब्लूम ने, थॉर्नडाइक ने। तो किसने नहीं किया आपको बताना है। तो हम लोग एक एक करके इन लोगों के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, ठीक ना। तो देखिए कोहलर ने यह सूझ एवं अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया है ना, सूझ एवं अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। आप लोग इसको याद रखिए। अंतर्दृष्टि लिखने में दिक्कत हो रहा तो आप लोग इसको याद रखिएगा। कोहलर ने सूझ एवं अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया है और यह गेस्टाल्ट वादित है, ठीक ना। और स्किनर ने क्या दिया है, तो यह क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत दिया है। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। और थॉर्नडाइक ने जो दिया है तो यह एसआर थ्योरी, जो उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत कहा जाता है। अनुक्रिया सिद्धांत कहा जाता है, एसआर थ्योरी, ठीक ना। एसआर थ्योरी यह थॉर्नडाइक ने दिया और क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत स्किनर दिया है और सूझ का सिद्धांत कोहलर ने दिया है। और इसमें जो हमारा अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादक नहीं है तो यह बीएस ब्लूम है, ठीक ना। ऑप्शन इसमें हमारा कौन सा सही होगा, सी ऑप्शन हमारा इसमें सही होगा, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं। यह शिक्षण अधिगम के उद्देश्यों का वर्गीकरण किया है, ठीक ना। बीएस ब्लूम ने शिक्षण अधिगम के उद्देश्यों का वर्गीकरण किए हैं, यह बीएस ब्लूम, ऑप्शन इसमें हमारा सी सही है। चलिए आगे चलते हैं। शिक्षा में अवरोधन का तात्पर्य है, शिक्षा में अवरोधन का तात्पर्य है बालक का विद्यालय में प्रवेश न लेना, बालक का विद्यालय न जाना, बालक द्वारा विद्यालय छोड़ देना और किसी बालक का 1 वर्ष से अधिक समय तक एक ही कक्षा में रहना। तो यह क्या है, बच्चों का अवरोधन तात्पर्य आपसे पूछ रहा है। तो कौन सा ऑप्शन इसमें हमारा सही होगा। तो देखिए इसमें ऑप्शन जो हमारा सही होगा, जब बच्चा वो अवरोधन का असफल, मतलब अवरोधन मतलब क्या होता है, आशा होता है असफल रहने में रहता है। जब असफल होता है तो बालक का एक ही कक्षा में और 1 से अधिक वर्ष तक रहना, वह क्या कहलाता है, अवरोध कहलाता है, अवरोधन कहलाता है। तो यह ऑप्शन हमारा टी सही होगा। जो कि बच्चा एक ही कक्षा में बहुत ज़्यादा दिनों से रह रहा है तो वह अवरोधन कराएगा, ठीक ना। जिससे बालक पर खर्च किया गया समय, धन और श्रम बेकार चला जाता है। तो ये ऑप्शन इसमें हमारा डी सही होगा, यही अवरोधन हो, ठीक ना। तो ऑप्शन इसमें हमारा डी सही है। चलिए आगे चलते हैं। निम्न में से किस कौशल में पूर्व ज्ञान का परीक्षण आता है। पूर्व ज्ञान का परीक्षण आता है उद्दीपक परिवर्तन कौशल, प्रस्तावना कौशल, समापन कौशल, प्रदर्शन कौशल। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा आपको बताना है, ठीक ना। इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा तो आप लोग इसको बताइए। देखिए इसमें जो हमारा ऑप्शन सही होगा, इसमें जो ऑप्शन हमारा सही होगा यह ऑप्शन बी सही होगा, ठीक ना। प्रस्तावना कौशल, ठीक ना। यह पूर्व ज्ञान का परीक्षण करता है। क्या करता है, पूर्व ज्ञान का परीक्षण करता है। और पूर्व ज्ञान का परीक्षण किया उसके बाद शिक्षक छात्रों के पूर्व ज्ञान का परीक्षण करने के बाद उसमें क्या करता है, वह उसमें उसके नवीन ज्ञान को जोड़ना चाहता है। क्या करता है, उसको नवीन ज्ञान में को जोड़ना है, उसको जो शिक्षक है उसको जोड़ता है। तो यह क्या है, ऑप्शन इसमें हमारा प्रस्तावना कौशल, ठीक ना। तो ऑप्शन इसमें हमारा बी सही है। चलिए आगे चलते हैं। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह कथन विकास के किस सिद्धांत से संबंधित है। अंत क्रिया का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, अंत संबंध का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत। तो आपको बताना है यह कौन सा ऑप्शन इसमें हमारा सही होगा। तो चलिए आप लोग बताइए, विकास न समाप्त होने वाली प्रक्रिया या कथन किस विकास के किस सिद्धांत से संबंधित है। तो आपको बताना है। तो आप लोग बताइए तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, ठीक ना। तो देखिए एकीकरण का सिद्धांत हमारा क्या होता है, एकीकरण का यह सिद्धांत हरलाक ने दिया है, हरलाक ने दिया है। इसमें क्या होता है, एकीकरण का सिद्धांत में बच्चा क्या करता है, स्टार्टिंग में वो अपना जब
पहले क्या करता है बच्चा जब छोटा होता है वो पहले पूरा हाथ हिलाता है, उसके बाद क्या करता है, उसके बाद फिर धीरे धीरे अपनी उंगलियां हिलाता है जैसे जैसे बड़ा होता है। उसके बाद जब जब दोनों हिलाने लगता है तो बच्चा फिर आगे चलकर फिर क्या करता है, दोनों मिलकर मतलब दोनों साथ अंगुली और हाथ दोनों साथ ही साथ हिलाता है। तो यह एकीकरण का सिद्धांत कहलाता है, ठीक ना। तो यह हर्लॉक ने दिया है, तो इसमें जो हमारा ऑप्शन सही होगा। और निरंतरता का सिद्धांत यह थॉर्नडाइक ने दिए हैं, थॉर्नडाइक ने दिए हैं, तो यह आप लोग इसको याद रखिएगा। तो विकास कभी ना समाप्त होने प्रक्रिया है, यह ऑप्शन इसमें हमारा डी सही है, ठीक ना। यह निरंतरता का सिद्धांत है, तो ऑप्शन इसमें हमारा कौन सा सही है, तो यह डी सही है, आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। संविधान के किस संशोधन से शिक्षा एक मौलिक अधिकार बन पाई। तो संविधान के किस संशोधन से शिक्षा एक मौलिक अधिकार बन पाई। 86वें संशोधन से, 25वें संशोधन से, 52वें और 22वें संशोधन से। तो किससे बन पाई तो आपको बताना है। तो देखिए जो इसमें हमारा ऑप्शन सही होगा, इसमें ऑप्शन हमारा 86वें संशोधन से। यह 86वें संशोधन 2002 में हुआ था, ठीक ना। और शिक्षा के अधिकार से संबंधित था। और इसमें अनुच्छेद 21 में एक नया खंड जोड़ा गया। अनुच्छेद 21 में एक नया खंड जोड़ा गया जिसमें 21A के नाम से जाना गया, ठीक ना। 21A के नाम से जाना गया और शिक्षा मौलिक अधिकार बन गई। तब फिर शिक्षा मौलिक अधिकार बन गई और इसमें अनुच्छेद के अनुसार राज्य को 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने का अधिकार होगा, ठीक ना। तो यह अनिवार्य हो गया, 6 से 14 वर्ष के बच्चों का अनिवार्य शिक्षा देने का अधिकार, ठीक ना। तो ऑप्शन इसमें हमारा 86वें संशोधन होगा। चलिए आगे चलते हैं। आप लोग इसको याद रखिएगा कब हुआ था, तो यह 86वें संशोधन 2022 में हुआ था, ठीक ना। अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक थे। तो अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति के सिद्धांत के प्रतिपादक थे। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा आपको बताना है, ठीक ना। तो इसमें आपको बताना है मैकडूगल है, अब्राहम मैस्लो है, सिम्पसन है, विलियम्स। तो यह मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है तो आपको बताना है। तो देखिए इसमें जो मूल प्रवृत्ति के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं तो इन्होंने मैकडूगल ने दिया है, ठीक ना। कितने दिए हैं, तो यह 14 प्रकार की मूल प्रवृत्ति बताए हैं शायद। तो इसमें ये याद रखिएगा, यह मूल प्रवृत्ति मैकडूगल ने दिए हैं, ठीक ना। यह कब दिए थे तो 1908 में दिए थे, ठीक ना। 1908 में दिए थे तो मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत, तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा, ठीक ना। तो चलिए आगे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 18, विकास की किस अवस्था को कोल तथा ब्रूस ने संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है। तो किसको, शैशवावस्था को, बाल्यावस्था को, प्रौढ़ावस्था को, किशोरावस्था को। कोल और ब्रूस ने ये संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है। तो आप लोग इसको याद रखिएगा, ठीक ना। तो आपसे पूछ सकता है क्वेश्चन, तो यह किससे कहा है, तो यह बाल्यावस्था को कहा है, ठीक ना। कोल एंड ब्रूस ने संवेगात्मक विकास का अनोखा काल। तो ऑप्शन इसमें हमारा बी सही है। चलिए आगे चलते हैं। व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है, यह किसने कहा, वुडवर्थ ने, गिलफोर्ड ने, स्किनर ने, क्रो ने। तो व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन किसने कहा है, यह आपको बताना है, ठीक ना। तो यह कहा है, यह किसने कहा है, तो यह गिलफोर्ड ने कहा है, ठीक ना। यह गिलफोर्ड ने कहा है कि व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन आना अधिगम होगा। तो यह ऑप्शन हमारा बी सही है। चलिए आगे चलते हैं। गिलफोर्ड ने कहा है समस्या समाधान का प्रथम चरण है। समस्या समाधान का प्रथम चरण है क्या है, आंकड़ा संग्रहण, समस्या की पहचान, परिकल्पना का परीक्षण और परिकल्पना का निर्माण। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा, इसमें से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। तो देखिए इसमें जो हमारा ऑप्शन सही होगा, यह क्या होता है, पहले जब समस्या समाधान करना रहता है तो उसका पहला चरण हमारा क्या होगा, पहले समस्या को हम पहचानेंगे कि समस्या क्या है, ठीक ना। उसके बाद उसका क्या करेंगे, उसका निर्माण करेंगे, परिकल्पना करेंगे। उसके बाद उसका परिकल्पना का निर्माण करेंगे। फिर उसके बाद तथ्यों का संकलन करके आंकड़ा संग्रह करेंगे उसके साथ।
फिर उसके बाद क्या करेंगे, परिकल्पना का विशिष्ट परिस्थितियों में परीक्षण करेंगे। तो यह होता है हमारा प्रथम चरण, समस्या की पहचान करना। तो ऑप्शन इसमें हमारा कौन सा सही होगा, तो ऑप्शन हमारा बी सही है यह, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं। बाल, हाँ, ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, ठीक ना, तो इसको थोड़ा, हाँ ठीक है, तो ये पूरा पूरा आ रहा है। तो बालकों का अधिगम सर्वाधिक प्रभावित होगा जब, कब होगा, जब पढ़ने लिखने एवं गणितीय कुशलताओं पर ही बालों होगा, ठीक ना, सॉरी, यहाँ पे पढ़ने लिखने की ये कुशलताओं की बात होगा, ठीक ना, यहाँ होगा, ये हमारा होगा। बालकों का संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोचालात्मक पक्षों का विकास होगा। शिक्षण व्यवस्था अधिकारवादी होगी और शिक्षक अधिगम प्रक्रिया में आगे होकर बालकों को निष्क्रिय रखेगा। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा, ठीक ना, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। यहाँ पे क्या होगा, कुशलताओं पर बल, यहाँ पे क्या होगा, बल होगा, ठीक ना, कुशलताओं पर बल होगा, पर ही बल होगा। तो ऑप्शन कौन सा ऑप्शन इसमें हमारा सही होगा, आप लोग बताइए। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन सही होगा, इसमें हमारा ऑप्शन सही होगा बी, ठीक ना, बालकों का संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोचालात्मक पक्षों का विकास होना चाहिए। यह हमारा बालकों का अधिगम सर्वाधिक प्रभावशाली होता है। तो यही ऑप्शन हमारा सही होगा, ठीक ना। तो चलिए आगे चलते हैं। स्मृति स्तर पर बोध स्तर के शिक्षण प्रतिमान की संरचना में कौन सा सोपान उभयनिष्ठ है। देखिए, स्मृति स्तर और बोध स्तर दो, ठीक ना, इसमें पूछ रहा है शिक्षण प्रतिमान की संरचना में कौन सा सोपान दोनों में है, उभयनिष्ठ मतलब दोनों में है। सामान्यीकरण, अन्वेषण, प्रस्तुतिकरण, तैयारी। तो इसमें कौन सा दोनों में है, तो आपको बताना है, ठीक ना। तो देखिए, इसमें जो दोनों में होता है, तो इसमें ऑप्शन हमारा सी सही होगा, ठीक ना, इसमें ऑप्शन हमारा क्या होगा, सी सही होगा। और इसमें हमारा जो स्मृति स्तर के सोपान होते हैं, उसमें क्या होता है, पहले प्रस्तावना आता है, उसके बाद प्रस्तुतिकरण आता है, फिर स्पष्टीकरण तथा तुलना आता है, उसके बाद चौथे नंबर पर सामान्यीकरण आता है, फिर पांचवें नंबर पर प्रयोग आता है, ठीक ना। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। और बोध स्तर में क्या होता है, पहले स्थान पर अन्वेषण आता है। पहले स्थान पे क्या होता है, आपसे पूछ सकता है कि बोध स्तर में पहला स्थान किसका आता है, पहले क्या होता है, तो अन्वेषण होता है। उसके बाद दूसरे नंबर प्रस्तुतिकरण होता है, और तीसरे नंबर पर आत्मीकरण होता है, और चौथे नंबर पर व्यवस्था होता है, पांचवें नंबर पर वर्ण अथवा अभिव्यक्तिकरण होता है। तो यह ऑप्शन हमारा सी सही होगा, जो कि यह प्रस्तुतिकरण दोनों में आता है, ठीक ना। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। निम्न में से किस सिद्धांत को पुनर्बलन का सिद्धांत भी कहते हैं, जो पुनर्बलन का सिद्धांत भी कहते हैं। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत, सूझ का सिद्धांत, क्रिया प्रसूत का सिद्धांत। तो यह आपको बताना है। तो देखिए, इसमें क्रिया प्रसूत यह स्किनर ने दिया है, ठीक ना, स्किनर ने दिया है। और सूझ का सिद्धांत कोहलर ने दिया है, कोहलर और कोपका, ठीक ना। उद्दीपक का यह अनुक्रिया सिद्धांत यह थर्नडाइक का है, थर्नडाइक का है। और शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत यह पावलोव ने दिया है, ठीक ना, पावलोव, ठीक ना। तो आप लोग इसको याद रखिएगा, ये पावलोव ने दिया है, ठीक ना। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन सही होगा, तो यह स्किनर ने किया, ठीक ना। इसका पुनर्बलन का सिद्धांत स्किनर के द्वारा यह क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत भी कहते हैं इसे। तो ऑप्शन इसमें हमारा कौन सा सही होगा, तो डी ऑप्शन सही होगा, ठीक। तो चलिए आगे चलते हैं। और स्किनर ने पुनर्बलन का उपयोग सबसे ज्यादा किया है, ठीक ना। तो ऑप्शन इसमें हमारा डी सही है। चलिए आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सी अवस्था ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का अंग नहीं है। ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत का अंग नहीं है। अंतःप्रज्ञ स्थान, प्रतिबिंबात्मक स्थान, संकेतात्मक स्थान, क्रियात्मक स्थान। आपको बताना है, ठीक ना, कौन सा नहीं है। तो चलिए इसमें बताइए आप लोग। तो इसमें जो नहीं है हमारा, इसमें जो नहीं है, तो यह हमारा ऑप्शन इसमें संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत का अंग नहीं है। तो यह ऑप्शन अंतःप्रज्ञ अवस्था जो होती है, यह ब्रूनर के सिद्धांत का नहीं है, यह पियाजे के सिद्धांत का है। पियाजे के सिद्धांत का, ठीक ना, पियाजे के सिद्धांत का है।
यह पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के ये क्या है, उप अवस्थाएं हैं, ठीक ना, यह उप अवस्थाएं हैं। इसमें जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है उसमें 2 उप अवस्थाएं हैं और इसकी क्या है अवस्था अवधि क्या है, तो यह 4 वर्ष से 7 वर्ष होती है। तो आप लोग इसको याद रखिए, पियाजे के यह अंतःप्रज्ञ सिद्धांत है, ठीक ना। और प्रतिबिंबात्मक अवस्था, संकेतात्मक अवस्था, क्रियात्मक अवस्था, यह ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास का अंग है, ठीक ना। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। तो ऑप्शन इसमें हमारा ये सही है। चलिए आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन बड़ा है थोड़ा सा, देखिए। मॉरिसन ने बोध स्तर के शिक्षण प्रतिमान में 5 पदों का वर्णन किया है, ठीक ना। 5 पदों का वर्णन किया है मॉरिसन जो वैज्ञानिक थे वह शिक्षण प्रतिमान के 5 पद बताए हैं। तो आप लोग इसको देखिए, प्रस्तुतिकरण, खोज या अन्वेषण, संगठन या व्यवस्था, या आत्मीकरण, या वाचन, या अभिव्यक्तिकरण। तो इसमें से कौन सा क्रम में, इसमें सही क्रम बताना है इसका, तो कौन सा, यही हमारा मॉरिसन के शिक्षण के प्रतिमान 5। तो इसको भी याद रखिएगा और क्रम कौन सा है तो इसको भी याद रखिएगा। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन सही होगा, इसमें हमारा जो ऑप्शन सही होगा, इसमें क्रम हमारा ऑप्शन बी सही होगा, ठीक ना। इसलिए सही होगा, इसमें हमारा पहले स्थान पर आता है संगठन, ठीक ना। क्या आता है, तो इसमें हमारा जो सही होगा यह बी है, ठीक ना। और इसमें पहले स्थान पर अन्वेषण आता है, दूसरे पर आता है हमारा प्रस्तुतिकरण, ठीक ना, प्रस्तुतिकरण आता है। उसके बाद आता है, उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आत्मीकरण आता है तीसरे पर आत्मीकरण आता है। चौथे पर आता है हमारा ये आता है चौथे पर संगठन, व्यवस्था और वाचन, ये हमारे 5वें पर आता है। तो ये भी आप लोग इसको याद रखिएगा, ठीक ना। तो ऑप्शन ये मॉरिसन के अनुसार शिक्षण प्रतिमान 5 बताए हैं, ठीक ना। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है, संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है, अवमूल्यन, अनुप्रयोग, बोध, ज्ञान। तो कौन सा नहीं है आपको यह बताना है। तो देखिए, संज्ञानात्मक क्षेत्र के उद्देश्य 6 है, ठीक ना। कितने होते हैं संज्ञानात्मक उद्देश्य के, ब्लूम के अनुसार संज्ञानात्मक क्षेत्र 6 होते हैं। ब्लूम के अनुसार आप लोग इसको याद रखिएगा, ब्लूम के अनुसार संज्ञानात्मक क्षेत्र 6 वर्ग में होते हैं। और इसमें जो नहीं है वो आपको बताना है, इसमें जो नहीं है वह आपको बताना है। तो इसमें जो हमारा नहीं है तो वह अनुमूल्यन है, ठीक ना, अनुमूल्यन है, वह नहीं है। जिसमें देखिए इसमें 3 हमारा दिया है, ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, यह दिया है। और जो नहीं दिया है हमारा वह संश्लेषण होता है, विश्लेषण होता है और मूल्यांकन। यह 6 ब्लूम के अनुसार संज्ञानात्मक क्षेत्र होते हैं। इसमें ज्ञान होता है, बोध होता है, अनुप्रयोग होता है और विश्लेषण होता है, संश्लेषण होता है और मूल्यांकन होता है, ये होते हैं, ठीक ना। तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा, संज्ञानात्मक क्षेत्र ब्लूम के अनुसार। तो ऑप्शन इसमें हमारा ए सही है। आज का लास्ट क्वेश्चन, ठीक ना। निम्न में से कौन सा अधिगम का वक्र नहीं है, अधिगम का वक्र नहीं है, नतोदर, मिश्रित, लंबवत, उन्नतोदर। तो कौन सा नहीं है, देखिए जो अधिगम वक्र होता है वह लंबवत नहीं होता है, ठीक ना, लंबवत नहीं होता है। और इसमें अधिगम वक्र 4 होते हैं, अधिगम वक्र 4 होते हैं। इसमें हमारा नतोदर होता है, मिश्रित होता है, उन्नतोदर होता है और एक सरल होता है, ठीक ना, एक सरल होता है, ठीक। आप लोग इसको भी याद रखिएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। और आप लोग को वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। और आप लोग वीडियो अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबा लें जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तब तक फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही।